नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन का आज 32वां दिन है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड से आकर किसानों ने डेरा डाल रखा है, मोर्चा डाल रखा है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। कल किसान नेताओं की तरफ से केंद्र सरकार को जवाब भी भेज दिया गया है। जवाब में 4 शर्तें हैं। उन शर्तों में यह भी शामिल है कि बातचीत तो हो सकती है 29 तारीख को, लेकिन बातचीत के एजेंडे में वो शर्तें हो जो किसान चाहते हैं, वो मुद्दे हो जो किसान चाहते हैं। और मुद्दे क्या है? 2 अहम। कैसे कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा, इसकी औपचारिकता, इसकी मॉडलिटीज क्या होगी, और दूसरा अहम, एमएसपी को कैसे कानूनी जामा पहनाया जाएगा। बाकी 2 और मुद्दे जिनका जिक्र कल विस्तार से मैं कल रात के वीडियो में कर चुका हूं। मैं अभी चल रहा हूं सिंघू बॉर्डर पर आज क्या है, किसानों का प्रदर्शन कैसा हो रहा है। आज चूंकि रविवार है, रविवार को बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ जुटती है, तो सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें, वहां जो कुछ मैं देखूंगा वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन चलते चलते अखबार मेरे हाथ में है, अखबारों का बंडल। चूंकि अखबारों में छपी खबरों का विश्लेषण भी मैं करता हूं और मैं बताता हूं किस अखबार में क्या छपा, कौन सी जानकारी। लेकिन इन दिनों जब से किसान आंदोलन है, मैं सिर्फ किसान आंदोलन से जुड़ी खबरों पर ही बात करता हूं। तो आज के अखबारों में जो खबरें हैं दोस्तों, अगर हेडलाइन की बात करेंगे तो हर अखबार की हेडलाइन वही है जो किसानों ने चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को। किसान बातचीत को राजी पर शर्तें लागू। और यही बात मैंने कल रात के वीडियो में कही थी, इसलिए मैं इस मुद्दे पर बात करने की बजाय कुछ और बातें बताता हूं। सहमति, किसान 29 को केंद्र से वार्ता को तैयार। किसी भी अखबार की हेडलाइन उठाएंगे, हर अखबार की हेडलाइन मोटे तौर पर यही है कि किसानों ने बातचीत के लिए सहमति जताई, लेकिन किसानों की शर्तें हैं। और इन शर्तों के बाद सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार 29 तारीख को किसानों से बातचीत करेगी। मैं अगर अपना आकलन कहूं तो मुझे इसकी उम्मीद या संभावना कम दिखती है। वजह यह कि केंद्र सरकार की तरफ से जब भी चिट्ठी लिखी गई है तो संशोधनों पर बात करने का न्योता उन्हें दिया गया। एक न्योता जिसे उन्होंने खारिज किया था 5 दिन पहले, दूसरा न्योता फिर 3 दिन पहले, जिसमें कहा गया कि आप बातचीत के लिए आइए, तारीख आप मुकर्रर करिए। लेकिन अब जवाब से साफ है, किसान नेता जिस एजेंडे पर बात करना चाहते हैं, सरकार का वो एजेंडा नहीं है। और जब सरकार का वो एजेंडा नहीं है जो बार बार कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम मंत्री कह रहे हैं, तो सवाल उठता है 29 तारीख को बातचीत होगी क्या। मुझे इसकी उम्मीद कब दिखती है, देखते हैं सरकार की तरफ से जवाब क्या जाता है। फिलहाल जो खबरें हैं दोस्तों, और साथ में फिर बता दूं, दिन भर वीडियो देखिएगा। सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा होगा, आज गाजीपुर बॉर्डर पर, यूपी दिल्ली के बॉर्डर पर खाप पंचायतों की पंचायत भी है, वो भी बताऊंगा। अब मैं अखबार में देख रहा था, तबलीन सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस में एक कॉलम लिखा है जिसका हिंदी अनुवाद जनसत्ता में। तबलीन सिंह 6-7 सालों तक मोदी की कट्टर समर्थक थी। जैसे कट्टर विरोधी होता है वैसे कट्टर समर्थक, लेकिन हाल के दिनों में पिछले 1-1.5 साल से बहुत आलोचनात्मक तेवर है उनके। तो उन्होंने एक आज कॉलम लिखा है जिसके 2 पैराग्राफ सिर्फ आपको सुनाता हूं। वक्त की नब्ज, असलियत को समझिए। जनसत्ता हिंदी से मैं पढ़ रहा हूं, अंग्रेजी में एक्सप्रेस में है। किसानों में इतना आक्रोश और विरोध करने के लिए इतना उत्साह कहां से आया कि वे कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं 1 महीने से। यह सवाल अगर प्रधानमंत्री और उनके सलाहकार पूछते अपने आप से तो शायद समझ में आती उनको असलियत। और इसी में उन्होंने लिखा है, जो खास बात है, खास पैराग्राफ है, नरेंद्र मोदी के आसपास अगर चापलूस प्रशंसकों की एक पूरी सेना न होती तो शायद बहुत पहले उनको किसानों की आवाज सुनाई दे गई होती। अब भी वो एक बहरे अहंकारी प्रधानमंत्री के रूप में पेश आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है, बहरे और अहंकारी प्रधानमंत्री के रूप में पेश आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। वही नरेंद्र मोदी जिनकी शान में तबलीन सिंह 6 साल तक कसीदे पढ़ती रही। सैकड़ों लेख तबलीन सिंह ने 7 साल में 2013 से लेकर 2019 तक लिखे, 18 तक खास तौर से। और उन्हीं नरेंद्र मोदी के लिए कह रही हैं कि एक बहरे और अहंकारी प्रधानमंत्री के रूप में पेश आ रहे हैं किसानों की नजर में। तो सिर्फ इसलिए कि उनके खेमे में एक भी सलाहकार ऐसा नहीं है जो उनके सामने सच बोलने की हिम्मत रखता हो। ऐसा हुआ होता कि अगर ऐसा एक भी व्यक्ति होता
तो जरूर उनको सलाह यह देता कि कच्छ और एमपी के किसानों को पिछले दिनों संबोधित करने के बजाय अगर वे दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को संबोधित करते तो शायद यह आंदोलन की समाप्ति के आसार अब तक दिख गए होते। यही बात लगातार किसान भी कर रहे हैं। मैंने भी अपने वीडियो में कहा कि प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठकर 2500 किलोमीटर दूर बैठे अरुणाचल के किसान से सैटेलाइट या जो भी टेक्निक है उसके जरिए जुड़ते हैं, उड़ीसा में बैठे किसान से जुड़ते हैं, तमिलनाडु में बैठे किसान से जुड़ते हैं, क्योंकि वो चुनिंदा किसान हैं जिन्हें चुनकर लाया गया प्रधानमंत्री से संवाद कराने के लिए। और दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास से 40 किलोमीटर के दायरे में 40 किलोमीटर की परिधि में लाखों किसान जो आकर बैठ गए और जिनके बैठे 1 महीने से ज्यादा हो गए, उनसे संवाद करने की फुर्सत प्रधानमंत्री को नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने किसान चुन लिए। वो किसान जो उनके समर्थन में है या उनके समर्थन के लिए जिन्हें जुटाया गया है। यही तबलीन सिंह ने लिखा है। शुरू से ही उनके करीबी सलाहकारों ने प्रधानमंत्री के सामने इस आंदोलन की गलत तस्वीर पेश की है। उनको बताया गया है कि विरोध करने वाले किसान सिर्फ पंजाब से हैं और उनके पीछे वहां की कांग्रेस सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है, यानी मामला राजनीतिक है। और इस तरह से उन्होंने जो भी कैसे रोका गया किसानों को, कैसे आने से रोका गया, ये सब उन्होंने विस्तार से लिखा है। और किस किस राज्य के किसान हैं, आज के अखबारों में, कई अखबारों में ये भी छपा है कि दूसरे राज्यों से कैसे किसान, महाराष्ट्र और जो चूंकि बार बार कहा जा रहा है कि पंजाब के किसानों का आंदोलन है, तो दूसरे राज्यों से कैसे किसान आ रहे हैं। तबलीन सिंह ने विस्तार से ये भी लिखा है कि महिलाएं, बच्चे कैसे ठंड में ठिठुर रही हैं, कैसे स्वयंसेवी संस्थाएं उनकी सेवा कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को यह सब नहीं दिख रहा है। और अब भी प्रधानमंत्री को गुमराह करने में लोग लगे हुए हैं, उनके दरबारी, जिसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे कई पत्रकार बंधु भी हैं। तो ये उन्होंने लिखा है और बहुत विस्तार से लिखा है। और अखबारों में भी आज ऐसी कई खबरें हैं कि कैसे अलग अलग इलाकों से किसान यहाँ पहुंच रहे हैं, आंदोलनकारी आगे की रणनीति बनाने। महाराष्ट्र से किसान, अलग अलग राज्यों से किसान। अब नवभारत टाइम्स में ही बात करें तो पहली लीड तो वही है, लेकिन अंदर में जैसे है पंजाब, महाराष्ट्र से और बढ़ा किसानों का कारवा। किसानों ने चेताया, गुमराह न करे सरकार। पंजाब से 15,000 किसान आज पहुंचेंगे। महाराष्ट्र से पहुंचे हरियाणा बॉर्डर। महाराष्ट्र के 21 जिलों से पहुंचे किसान। उधम सिंह नगर में झड़प पर 1500 किसानों पर FIR। ये भी किसानों का आरोप है कि बहुत सारे किसानों के खिलाफ FIR किए जा रहे हैं, क्योंकि वो दिल्ली की सीमाओं की तरफ कूच कर रहे हैं। और अमर उजाला की बात करें, इसमें भी किसानों की कई खबरें छपी हुई है, जिसमें अलग अलग जगह से जो किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं उनके बारे में जानकारियां हैं। पंजाब से 15,000 किसानों का दिल्ली कूच। तो जो लोग सरकार में बैठे, जो लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कृषि मंत्री हो, चाहे बीजेपी के ट्रोल हो, चाहे बीजेपी समर्थक पत्रकार हो, जो लोग ये समझ रहे हैं कि चंद मुट्ठी भर किसानों का यह आंदोलन है, उनकी गलतफहमी दूर होनी चाहिए। अगर अब तक दूर नहीं हुई तो अगले 2-4-10 दिन में कम से कम दूर हो जाएगी। जिस तरह से किसानों का जत्था दिल्ली की सीमाओं पर मोर्चेबंदी के लिए जमा हो रहा है। तो अमर उजाला में खबर है 15,000 किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। हरियाणा में दूसरे दिन टोल फ्री किया गया। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री को घेरा गया। कई जगह ये लोग जो मोबाइल टावर है उसको भी काट रहे हैं। आंदोलन में खल रही है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जैसे शख्स की कमी। खैर, ये एक टिकैत की अहमियत थी, महेंद्र सिंह टिकैत की, जो बहुत बड़े किसान नेता थे, जिनके बेटे राकेश टिकैत ने भी मोर्चा संभाल रखा है। तो ये खबर है। इसी तरह से अगर आप बाकी अखबारों में भी देखेंगे, ये दैनिक हिंदुस्तान है, आंदोलनकारी आज 20 गांव के लोग आज पहुंचेंगे। राजस्थान सीमा पर विरोध बढ़ा, भीड़ बढ़ने से खचाखच भर गया प्रदर्शन स्थल। तो ये सिर्फ मैं इसलिए दिखा और बता रहा हूँ ताकि देश के अलग अलग हिस्सों में और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, चूंकि मेरे वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनको भी जानकारी पहुंचे कि ये किसान आंदोलन किस तरह से किसान आंदोलन का विस्तार हो रहा है और इस आंदोलन में किस तरह से बाकी राज्यों के लोग शामिल हो रहे हैं। किसान 17 दिन बाद फिर सरकार से बातचीत को तैयार, ये पहली हेडलाइन है। और ठंड से बचने के इंतजामों को देखकर पुलिस कमिश्नर ने रिपोर्ट किया है सरकार को कि वहाँ सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर मिले और उसके बाद बाकी कुछ छोटी छोटी किसानों से जुड़ी हुई खबरें भास्कर में भी है। बाकी अखबार भी एक बार जल्दी आपको दिखा दें। उसके बाद ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, पहली वही खबर है जो लीड। एक हनुमान बेनीवाल
जो शामिल हो गए एनडीए के समर्थक थे, राजस्थान से सांसद है, उनकी अपनी पार्टी है, नागौर के एमपी है, उन्होंने भी किसान आंदोलन को सपोर्ट किया है। और एक बार बार मैं अपने वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, चौधरी वीरेंद्र सिंह, हरियाणा के नेता, बीजेपी के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो लगातार किसानों के समर्थन में धरना स्थल पर भी जा रहे हैं। आंदोलन में उनके लोग, उनके समर्थक, उनका जो एक स्वयंसेवी संगठन है हिस्सा ले रहा है। और उसके बाद लगातार बीजेपी सरकार की नीतियों की, किसान को लेकर जो नीतियां हैं उसको लेकर वीरेंद्र सिंह के भी तीखे तेवर है। तो जो लोग ये फिर कह रहे हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये देश विरोधी हैं, ये चीन परस्त है, इनके पीछे आतंकवादी हैं, उनकी जानकारी के लिए वीरेंद्र सिंह से लेकर हनुमान बेनीवाल तक इसमें शामिल हो रहे हैं। देखने समझने की बात है। ये इंडियन एक्सप्रेस है और इसमें कैसे किसानों ने अपने इंतजाम किए हैं। प्रोटेस्ट वाली जगह पर सीसीटीवी इंस्टॉल किया है किसानों ने, यहाँ तक कि कुछ किसानों ने टाटा स्काई भी लगा रखा है ताकि उनको देश दुनिया की खबरें मिलती रहे। इंडियन एक्सप्रेस है, इसमें भी किसानों से जुड़ी अंदर में एक पन्ने में विस्तार से खबर छपी है, कुछ लेख भी हैं। तो बहरहाल दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ आज किसानों से जुड़े मसले को बताते हुए, और चूंकि आज मैं अभी सिंघू बॉर्डर जा रहा हूँ, जो कुछ देखूंगा वो भी आपको दिखाऊंगा और इससे आपको पता चलेगा कि दरअसल हो क्या रहा है। और सरकार का जो रवैया है अब तक, और खास तौर से प्रधानमंत्री के किसानों से संवाद के बाद और उस संवाद के दौरान, कि प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दे दिए कि हम कानून तो रद्द करने वाले नहीं। और किसानों ने भी कल की चिट्ठी से साफ साफ फिर बता दिया लिखित तौर पर कि हम कानून रद्द करने, मतलब कानून रद्द करवाने और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने, इन दो बातों पर सरकार अगर रजामंद नहीं होती है तो हम किसी भी सूरत में आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हैं। और मैं ये कहूंगा कि सरकार अगर ये समझ रही है कि इस आंदोलन को शाहीन बाग की तरह ट्रीट करेगी, कि कोई अनुराग ठाकुर और कोई कपिल मिश्रा गोली मारो सालों को जैसे नारे लगाएंगे और कोई तमंचा लेकर कोई सिरफरा वहां पहुंच जाएगा, या किसी तरह से उन्हें देशद्रोही कहकर देशद्रोह के दायरे में या उस परिभाषा में लाकर उस खांचे में फिट करके उनके खिलाफ माहौल बना लेंगे, तो शायद ये इस बार गलतफहमी में है सरकार, क्योंकि ये शाहीन बाग नहीं है। बात उससे बहुत आगे जा चुकी है और तादाद, इतनी बड़ी तादाद है जिसका अंदाजा सरकार को जरूर होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार सरकार को बता रही है। हैरत यह है कि सब कुछ होते हुए, सब कुछ देखते हुए सरकार के मंत्री, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग और सांसद जब ये कहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और इनके पीछे विदेशी ताकतें हैं, तो हैरत होती है। अमित शाह के नीचे एजेंसी है जो जांच कर सकती है, प्रधानमंत्री देश का मुखिया है, तो चाहे तो इनकी एजेंसियां जांच करके एक्सपोज कर दे कि इनके पीछे चीन है, आईएसआई है, सीआईए है, केजीबी है, दुनिया के कौन से देश हैं वो साबित कर दे और दुनिया को पता चलेगा, देश को, कि हाँ 2000 खालिस्तानी बैठे हैं। लेकिन नहीं, मंशा ये है कि इन्हें डिस्क्रेडिट करो, तो उस मंशा में इस बार सरकार शायद कामयाब नहीं हो पाएगी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं और चल रहे हैं सिंघू बॉर्डर। अगली तस्वीर, अगला वीडियो सिंघू बॉर्डर से, और लगातार मेरे YouTube चैनल को देखते रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा, मेरी बातें आप तक पहुंचेगी।